नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बड़े मुद्दे को लेकर हम चर्चा करते हैं, गेस्ट का पैनल रहता है, लेकिन उससे पहले हम खबर को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देशद्रोह कानून पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि जब तक केंद्र द्वारा कानून की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक देशद्रोह का कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा। उधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा कि पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपरी रैंक के अधिकारी को राजद्रोह के आरोप में दर्ज प्राथमिकियों की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बहुत सारी बातें रखी। खबर को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा जारी करते हैं। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को कहा है कि जब तक आईपीसी की धारा 124A की पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, राजद्रोह के नए केस दर्ज न हों। कोर्ट ने पहले से दर्ज मामलों में भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस दौरान केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश दे सकती है। वहीं इस धारा में जेल में बंद आरोपी भी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने ये भी आदेश दिया है कि इसके बाद भी यदि कोई नया केस दर्ज किया जाता है तो पीड़ित पक्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। निचली अदालतों से भी अपील है वो पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए मांगी गई राहत की जांच करें। गौरतलब है कि कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जानकारी दी है कि देशद्रोह कानून के तहत देश भर की जेलों में 13,000 लोग आज तक बंद हैं। केंद्र ने कहा कि जहां तक लंबित मामलों का सवाल है, संबंधित अदालतों को आरोपियों की जमानत पर शीघ्रता से विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने 152 साल पुराने राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया था। वहीं कोर्ट ने केंद्र को राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का वक्त दिया था। इसके पहले सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आईपीसी की धारा 124A पर रोक न लगाई जाए। हालांकि उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि भविष्य में इस कानून के तहत एफआईआर पुलिस अधीक्षक की जांच और सहमति के बाद ही दर्ज की जाए। केंद्र ने कहा, संज्ञेय अपराध को दर्ज होने से नहीं रोका जा सकता है। कानून के प्रभाव पर रोक लगाना सही नहीं हो सकता, इसलिए जांच के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए। मामला तभी दर्ज हो जब वो कानून के तहत तय मानकों के अनुरूप हो। तुषार मेहता ने कहा कि देशद्रोह के लंबित मामलों की गंभीरता का पता नहीं है। इनमें शायद आतंकी या मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है। वो कोर्ट में विचाराधीन है और हमें उनके फैसलों का इंतजार करना चाहिए। केंद्र ने ये दलील भी दी कि कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा बरकरार रखे गए देशद्रोह के प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए आदेश देना सही तरीका नहीं हो सकता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच कर रही है। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और जस्टिस हेमा कोहली भी शामिल हैं। दरअसल देशद्रोह के मामलों में धारा 124A से जुड़ी 10 से ज्यादा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो फिलहाल जो कुछ
ताज़ा तरीन बातें थी वो हमने आपको कोर्ट के जरिए बता दी कि सरकार का पक्ष क्या कहता है और कोर्ट का पक्ष क्या कहता है। कुछ और चीजें भी हम समझ लेते हैं। राजद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मोदी सरकार ने न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा पार न करने की नसीहत दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अदालत के फैसले का सम्मान है, लेकिन लक्ष्मण रेखा का पालन किया जाना चाहिए। इसे लेकर देश के राजनीतिक दलों ने गंभीर प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने इसे न्यायपालिका की सीमा में अतिक्रमण माना। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सवाल उठाना राष्ट्र धर्म है, राजद्रोह नहीं है। देशद्रोह कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। 152 साल में पहली बार देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। इसे लेकर मोदी सरकार ने एकदम अलग तरह की प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने इसे कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण मानते हुए न्यायपालिका को उसकी सीमाएं याद दिलाई हैं। One thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court, but there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other and also to practice our respect in letter and deed. Whatever we say, whatever we do, we have to ensure that we respect the provisions of the Constitution of India as well as all the existing laws. किरण रिजिजू ने आगे कहा कि हमने अपनी स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के बारे में भी कोर्ट को बता दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम कोर्ट और इसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है जिसे सभी अंगों द्वारा अक्षरशः मानना चाहिए और भावना में सम्मान किया जाना चाहिए। किरण रिजिजू के इस बयान पर विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। वामपंथी दलों ने कहा कि कानून की समीक्षा का काम सर्वोच्च न्यायालय का होता है, मोदी सरकार इसमें दखल ना दे। एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज्य में इस तरीके का कानून का कोई मतलब नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये कानून लाया गया है ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से अपनी देश की स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए। इसका कोई जगह आजाद भारत के अंदर नहीं है, इसको हटा दिया है। और इसीलिए ये जो तीनों कदम आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, हम समझते हैं कि सही रास्ते पे है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। तारिक अनवर ने इसे विपक्ष के दमन का हथियार बताया है। उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के इस बयान में छिपे मोदी सरकार के इरादों पर सवाल उठाया है, तो कांग्रेस इसका श्रेय लेने से भी नहीं चूक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस मसले को लिया है और केंद्र सरकार को इस पूरे सेडिशन के लॉ को रिव्यू करने का एक प्रकार से निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि जब तक उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाए, जजमेंट नहीं हो जाए, तब तक वो उसका मिसयूज ना करे, उसका इस्तेमाल ना करे। कांग्रेस 2019 में ये कानून खत्म करना चाहती थी। आज देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाकर साबित कर दिया कि हमारा रास्ता सही है, लोगों की आवाज उठती रहेगी, यही जन आंदोलन की परिपाटी है। अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार को कानून की समीक्षा पूरी होने तक नए मामले दर्ज करने से रोक दिया है, जिसे लेकर मोदी सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं न्याय जगत से जुड़े हुए लोग भी सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की सराहना कर रहे हैं। ये कानून एक ऐसा था जिससे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ही उस पे दबाव पड़ता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत से केसेस उसके अगेंस्ट 124A के तहत हो रहे थे, इसलिए ये होल्ड पे रखना एक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है।
उन्होंने ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र पुलिस को भी धन्यवाद दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि कारण बताने की जरूरत नहीं। दरअसल दिग्विजय सिंह महाराष्ट्र की बीजेपी समर्थित सांसद नवनीत राणा पर राजद्रोह कानून लगाए जाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को बधाई दे रहे हैं। बहरहाल केंद्रीय कानून मंत्री के बयान से विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का हथियार मिल गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों से छात्र नेता उमर खालिद, सरजील इमाम और कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार, शशि थरूर समेत विपक्ष के कई नेताओं पर राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं। तो केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन, मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद, कन्हैया लाल शुक्ला पर सोशल मीडिया में पोस्ट करने और कार्टून शेयर करने के आरोप में राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि पर भी इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। राजद्रोह कानून के आरोप में बुद्धिजीवी गौतम नवलखा, सेना विल्सन और शोभा सेन जैसे एक्टिविस्ट और कई लोग अब भी जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से मोदी सरकार की आलोचना करने वाले इन नेताओं, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों को राहत मिलने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। 152 साल पुराना कानून और उस पर अब जिरह जिस तरह से हो रही है, बातचीत रखी जा रही है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों आमने सामने भी है, लेकिन सबसे पहले हम प्रतिक्रिया लेंगे सभी दलों की कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं, उनका मानना क्या है कि इस कानून को होना चाहिए, आज इसकी ज़रूरत है या नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान का एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम चर्चा करेंगे। आपको रूबरू कराना चाहेंगे डॉक्टर विजय खेरा, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रेश कुमार सिंह, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम सर एक एक करके प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि ये कानून आज ज़रूरत है या नहीं, इसकी ये समझना चाहेंगे। और ये जो पूरा प्रकरण, जो पूरी खबर आपने सुनी, उस पर क्या प्रतिक्रिया है। बीजेपी से हम शुरू करना चाहेंगे। डॉक्टर विजय खेरा, आप किस तरह से देखते हैं इसको? जहाँ तक सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार ने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि इस लॉ को रिकंसिडर कर रहे हैं, होना चाहिए। ये भी कहा था सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कि इस लॉ का मिसयूज हो रहा है जी, क्योंकि लॉ हर स्टेट में अलग अलग ढंग से इस्तेमाल होता है। कई स्टेट ने मिसयूज किया, इस बात को महसूस किया गया और ड्राफ्ट करने के लिए भारत सरकार तैयार थी और ड्राफ्ट बनाने के लिए उन्होंने समय भी मांगा था जी। तो इसमें कोई नई बात नहीं। जहाँ तक इस लॉ का सवाल है, जो बार बार बात आ रही है कि आजादी के पहले, देश की आजादी से पहले गांधी जी और ऐसे बहुत हजारों नेताओं पर इसका इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने किया था जी। तो जैसे हमें को आजादी मिली थी, तो पिछले इतने सालों तक सन 62 में ये खाली सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आया था, लेकिन आजादी के बाद 47 से 57 से 62 15 साल तक वो सरकार क्यों सोती रही। अगर इस सरकार लग रहा था कि ये लॉ, आज बार बार कांग्रेस बोल रहे, कभी सुरजेवाला, कभी दिग्गिरा या कुछ बोल रहे दिग्विजय सिंह जी, तो वो ये नहीं समझते कि वो 15 साल जो कांग्रेस के मिले थे उस लॉ को इस्तेमाल ये लोग करते रहे। उस लॉ को इन्होंने कभी गलत नहीं समझा। ये तो 1962 में जब सुप्रीम कोर्ट में लॉ आया डिस्कशन के लिए, तब ये प्रश्न आया था कि इस लॉ को कंटिन्यू रहना चाहिए कि नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लॉ के हक में निर्णय दिया था जी। तो 62 के पहले जब इनके हाथ में बात थी तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 62 के बाद की मैं मान सकता हूं कि 62 से लेके आज की तारीख तक जब खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, तो सुप्रीम कोर्ट आज क्या कह रही है ये अलग बात है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट को खुद झांकना चाहिए ना अपने अंदर। ये तो आपके सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, मैं खुल के तो कह रहा हूँ। 1962 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आदेश था जो 62 से लेकर आज तक चला। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो एक कहा खुद ही, हम इसका ड्राफ्ट करना चाहते हैं, हम री-एग्जामिन करना चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी सी थी कि इसको पूरे रूप से स्टे अभी ना किया जाए जब तक री-एग्जामिनेशन डिस्कस ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम जब तक के लिए स्टे करते हैं जब तक आप री-एग्जामिन ना लाएं। इतना ही फर्क है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी सस्पेंशन ही तो किया है। दिक्कत तब आ जाती है ना, सुप्रीम कोर्ट का दखल तब होता है या दिक्कतें तब पेश आती हैं जब किसी कानून का दुरुपयोग किया जाता। और यहाँ दुरुपयोग पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी खबरें सामने आ चुकी हैं जिसको लेकर इस कानून का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। रविंद्र जी,
हम तो कह रहे हैं कि ये दुरुपयोग कई स्टेट में हुआ है। अब इसका सीधा सीधा उदाहरण आपके सामने है कि अभी आप देख लीजिए नवनीत राणा के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर लगा दिया गया, तो महाराष्ट्र सरकार ने लगाया, इस पर दिग्गी राजा जी खुश हो रहे हैं। आप ये देखिए मजेदार बात, दिग्गी राजा इस बात पे खुश हैं, बधाई दे रहे हैं वहाँ, और यहाँ पर कह रहे हैं कि लॉ गलत है। लेकिन मतलब देखिए जरा, दो सोच है, विपरीत सोच है। महाराष्ट्र पे कह रहे हैं कि लॉ सही है और वहाँ पर यहाँ पर कह रहे हैं कि लॉ गलत है। ये आपके सामने ही प्रमाणित हुआ है ना अभी हाल। लेकिन दिशा रवि जैसे कई एक्टिविस्ट हैं जो देशद्रोह की धारा जिन पर लगी हुई है, तो सब सारे केसेस तो एक ही लाइन में आ जाते हैं ना, उसके बाद फिर इस तरह की चीजें सामने आती हैं। मिस यूज इसका रुकना चाहिए, धारा ये बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। और मैं जानता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसको डिस्कस करने के बाद बंद नहीं करेगा। इसमें इसी में कुछ करेक्शंस हो सकते हैं, कुछ नई चीजें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन किसी भी देश में राष्ट्रद्रोह का कानून बंद करना अनुचित होगा। अभी सुरजेवाला जी कह रहे थे इसी बात को लेके कि कानून बंद हो गया। अरे बंद नहीं हो गया ना, इसमें कोई हार जीत का सवाल है। सवाल है क्या चीज उचित है वो होना चाहिए, और हमारी सरकार तो पहले से ही तैयार है, इसको री एग्जामिनेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बोला है और उस री एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं। खाली कहना इतना था, मेरी बात हुई रविंद्र जी, खाली इतना कहना था कि ये इसको बंद न करें। मिसयूज के लिए एफिडेविट दे रहे हैं, सरकारों को आदेश दिए जाएंगे, कहीं मिसयूज इसका ना हो पाए, इसका एक्सपीरियंस हो, टिल वी रिकंसीडर इट। जी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। भुवन जोशी से भी उनके हम राय समझ लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस कानून को लेकर। भुवन जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो सर्वोच्च न्यायालय के जो आज का जो फैसला आया है उसका हम बहुत स्वागत करते हैं जी। दूसरा विषय, आज ही हमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी उस पर आई, तो ये केवल नकारात्मक ही नहीं, इस देश और प्रदेश को निश्चित तौर पे एक ऐसे नई एक बहस को जो जन्म देने का काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए अच्छा नहीं है। हम इसको इस रूप में देखते हैं और हम मानते हैं कि इस कानून का हमेशा दुरुपयोग हुआ है। जो विचारों की अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसके खिलाफ विभिन्न सरकारें इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और आज ये फैसला आया, होल्ड कर दिया जो सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को, कि निश्चित तौर पे हमारी जो अभिव्यक्ति का अधिकार है उसको मजबूत होगा और निश्चित तौर पे बहुत सुखदायी कदम देश और प्रदेश के लिए होने वाला है। जी, चंद्रेश जी, आप भी अपनी बात रख लीजिए, फिर हम जरा बात करेंगे प्रदीप शर्मा जी से और समझने की कोशिश करेंगे। पेचीदगियां बहुत हैं और किस तरह से एक आम आदमी भी इसको समझ सके और इस चर्चा में शामिल होकर उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बताइए चंद्रेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? हाँ, आवाज आपकी आ रही है। जी बताइए। देखिए, इस कानून के विषय पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं उस पर कोई डिस्कशन करने से पहले मैं इस कानून के इतिहास और वर्तमान स्थिति से जरा जोड़कर कुछ बातें करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप थोड़ा हमें समय देंगे। 17वीं शताब्दी में ये कानून ब्रिटेन नहीं, इतिहास में जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगी। इतिहास सबको पता है सर, आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए अपने दल की तरफ से। उस समय क्या था कि सरकार के विरुद्ध बोलना ही राजद्रोह माना जाता था। वर्तमान में भारत की स्थिति मोदी सरकार ने ऐसे बना दिया है, बीजेपी सरकार ने, कि कोई भी सरकार के विरुद्ध कोई बात कह रहा है तो उसे राष्ट्र के विरुद्ध मान लिया जा रहा है। लिहाजा स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट को इसकी समीक्षा करनी ही थी, और आर्टिकल 142 में भी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया और बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू का भी राइट उसके पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट दिया है वो स्वागत योग्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहता हूं कि राजद्रोह का जो मुकदमा है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर न लगाया जाए। सरकार के खिलाफ बोलना या सरकार की नीतियों की आलोचना करना कांग्रेस का भी दामन नहीं साफ है ना ऐसे मामलों में। इतने सालों तक कांग्रेस ही क्या करती रही, समझनी चाहिए। कांग्रेस का भी दामन नहीं साफ है इस तरह के मामलों में। इतने सालों तक कांग्रेस रही। अगर रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि हम इसको हटा सकते थे, इतने समय तक हम हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो अभी तक क्यों नहीं हटाया? किस बात का इंतजार करती रही कांग्रेस? ने क्या बात कहा है, मीडिया में क्या बात आई है, उसका क्या निकाला गया, पहले समझिए। राजद्रोह के कानून को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा या कर दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम जो आप मुकदमे दर्ज करेंगे उसकी समीक्षा करेंगे कि राजद्रोह के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। आप अपने मन से मनमानी तरीके से राजद्रोह के मुकदमे से दर्ज नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ऐसा माहौल बन गया है कि जो सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको राष्ट्रद्रोही मान लिया जा रहा है और उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उसको प्रताड़ित करने का जो प्रयास भाजपा कर रही है, उसकी हम निंदा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 2-3 बातें और मैं कहूंगा यहाँ पर, एक रॉल्स का न्याय सिद्धांत है, उसको भाजपा को पढ़ लेना चाहिए कि सरकार को ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए तो सरकार को चुनाव में क्या लाभ देंगी इसकी चिंता किए बिना सबके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। सवाल तो यही है ना कि सरकारें जो है वो इसका बेजा इस्तेमाल करती हैं, समस्याएं तब आ जाती हैं और लूपहोल्स जानती हैं सरकारें। चलिए प्रदीप जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि याचिका ये दायर की गई है कि इस कानून की आज जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें जब सुरक्षा को लेकर भी सामने आती हैं तो क्या लगता नहीं कि सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होंगे? रविंद्र जी, एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो ऑर्डर है अभी सुप्रीम कोर्ट का, वो अभी इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर अभी फाइनलिटी अटेन नहीं किया इसने जी। और इस ऑर्डर के अंदर एक बात मैं बताना चाहूंगा, उसमें ये लिखा हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट ने भी एग्री किया है कि हम इसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद जो 124 है उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। अभी दोनों साइड से जो व्यूज और कमेंट्स हैं, फाइनलिटी अभी अटेन नहीं हुई है, वो अभी आएगा। तो फाइनलिटी अभी नहीं आई है, ये प्रीमेच्योर होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर पारित किया है, जितना मेरी नॉलेज में है, ये इसलिए किया है क्योंकि आजकल की, उन्होंने कहा है कि जो आजकल की करंट सोशल स्टेटस है, सोशल वैल्यू है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि इसको अभी इंटरिम स्टे दे दें। और अभी आज ही राजस्थान हाई कोर्ट ने तो एक न्यूज 18 के कोई पत्रकार थे, उनको इसमें बेल भी ग्रांट कर दी है, इसको ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। मेरा कहना ये है रविंद्र जी कि सेक्शन 124 क्या है, सबसे पहले जानना हमारे लिए ये जरूरी है कि सेक्शन 124 आप हम सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हैं। आप सब हम लोग न्याय का पालन करने वाले लोग हैं, और क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई प्रोविजंस दिए गए हैं तो उसके हिसाब से वो सब पे एप्लीकेबल हैं, और हमारे जो लॉज हैं उनके बियॉन्ड हम जा नहीं सकते हैं। 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा इस बारे में। एक तो ये कि सेक्शन 1 सबसे पहले देख लेते हैं कि सेक्शन 144A क्या है। हालांकि ये सब बातें बुक्स में लिखी है, ऐसी नहीं कि मैं कुछ ना लिख पाऊं, लेकिन व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीज को समझना। हम एक वार्तालाप में हैं। सेक्शन ये तो सब लोग मानेंगे कि सेक्शन 144 इसके फायदे नुकसान पर भी हमें बात करनी है सर। और दूसरी चीज ये कि जो स्टेट सिक्योरिटी का मामला आता है उसको लेकर भी हम आपसे चीजें समझना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बहुत सारे सवाल हमारे पास है। चूंकि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही जानना चाहा कि क्या बाकी दल जो है वो कहना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया हमने जान ली। प्रदीप जी, सवाल ये है कि कई बार ऐसे मामले हुए इतिहास में, चाहे हम पीछे से लेके अब तक देखें, इतने सालों के भारत के इतिहास में न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, खासकर तब जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, कानून का ठीक तरीके से पालन नहीं होता है या जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। यहाँ भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, इसकी वजह समझना चाहिए। प्रदीप जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए हम चलते हैं विजय जी के पास। विजय जी, कानूनों के दुरुपयोग पर चूंकि सरकारें दुरुपयोग करती हैं, इसलिए कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि न्यायपालिका को दखल देना पड़ता है। और कानून मंत्री ने जिस तरह की बात कही, इससे पहले भी एक बार लकीर खींच चुकी है जब जयशंकर प्रसाद थे, माफ कीजिएगा, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे। उस वक्त भी ऐसी स्थिति बनी थी कि तू मैं की स्थिति आ गई थी और लकीर खींचे जाने की स्थिति बन गई थी। आखिर ऐसी स्थिति तब बनती है जब कानूनों का दुरुपयोग होता है, तो ऐसा होता क्यों है? क्यों सरकारों को दुरुपयोग करना पड़ जाता है कानून का? इस कानून में इस बात की गुंजाइश है कि दुरुपयोग कर सकें सरकारें, यही एक समस्या है।
ये समस्या आज की नहीं है, क्योंकि ये कानून ब्रिटिश हुकूमत ने अपने ही अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनाया था, क्योंकि वो अपनी सरकार को चलाए रखने के लिए इसमें ऐसे प्राविधान रखे गए थे। तो उन प्राविधानों को बदलने की आवश्यकता थी। उस आवश्यकता का सवाल हम बता रहे, कांग्रेस ने तुरंत इसको बदलना चाहिए था आजादी के बाद, जो 47 में नहीं बदला। और वही कानून उन्होंने क्या होना चाहिए था, उसके मत क्या प्रावधान होना चाहिए? 15 साल के बाद, एक सेकंड सर, 15 साल के बाद 62 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई जी। उस समय अगर कांग्रेस ठीक से इसके खिलाफ लड़ी होती तो शायद ये मोहर न लगती। उस 62 से लेके ये कानून आज तक चालू है। भारतीय जनता पार्टी ने तो महसूस किया, ड्राफ्ट के लिए तैयार हुए, री एग्जामिनेशन के लिए तैयार हुए कि हम उसको री एग्जामिन करने को तैयार हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा इसको तुरंत हम सस्पेंड करते हैं, 3 हफ्ते के बाद आप क्या करना चाहते हैं इसमें परिवर्तन आप आइएगा, इसमें तो आ रहे हैं। लेकिन अब झूठ बोलने की सीमा है कांग्रेस की। अभी सुरजेवाला ने आज ही टीवी पे बोला है, मीडिया से बोला है कि हम ये कानून बंद करना चाहते थे। अरे कांग्रेस बंद करना चाहती तो किसने रोका था? मैं ऐसे सफेद झूठ बोलते हैं। अभी वही मैं आपसे फिर दोबारा रिपीट करूंगा, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जिम्मेदार नेता है, मुख्यमंत्री रहे, महामंत्री, सब कुछ है। वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को धन्यवाद दे रहे थे कि ठीक किया आपने बंद करके नवनीत राणा सांसद को, यानी कोई सीमा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ठीक हुआ है। तो ये इस तरह से अगर कांग्रेस राजनीति कर रही है वो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी हम इसी पर फिर आते जो आप कह रहे हैं, दिस सिंपली सस्पेंशन ऑफ ए लॉ 124A। द लॉ इज स्टिल एग्जिस्ट, इट हैज नॉट बीन रिमूव्ड, इट हैज नॉट बीन इरोडेड। अभी खत्म नहीं किया गया है लॉ को। 3 हफ्ते के बाद इस पर बहस होगी। और मैं अभी आपसे कहता हूँ ये लॉ कंटिन्यू करेगा, विश्व के हर देश में है, लेकिन ये मिसयूज ना हो पाए इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी चाहती है। सॉलिसिटर जनरल ने बोला सुप्रीम कोर्ट से, इससे पहले ही आश्वासन दिया कि इसके पहले की लॉ सस्पेंड होता, सस्पेंड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 हफ्ते के बाद इसके जो हम चाहते थे सुधार, वो सुधार हम लेके आएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को सुधारों पर मोहर लग जाएगी, हम तो बड़े खुश होंगे। और आज भी हमें कोई तकलीफ नहीं है उससे। सिर्फ आप कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जवाब भी ले लीजिए। चंद्रेश कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे। जो रिजू साहब ने कहा है, बात सिर्फ इतनी सी थी। चंद्रेश जी ये जवाब दीजिए, अगर खत्म करना तो पहले खत्म कर लेते हैं कि हम मिसयूज। रवि जी खाली आज रिजू ने कहा था जो का मुद्दा इस समय लक्ष्मण रेखा वाला है। बात कह ली डॉक्टर विजय खैरा साहब पिछले 70 सालों में इस कानून पर मुखर होकर सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात कहने का समय नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्व की सरकारों ने इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया। आप सोचते रहे 65 साल पिछले 7 साल में इस कानून को दीजिए। आप 65 साल सोते रहे, एक लाइन में उत्तर दिया है, आप उत्तर दीजिए। बस इतना निवेदन है। 65 साल कांग्रेस विजय जी, विजय जी एक मिनट आ रहे हैं आपके पास। आज आपने 2022 में भारत में बना दिया है कि सरकार के खिलाफ बोलना राजद्रोह है। सरकार के खिलाफ कोई भी बोले उसे वेनेजुएला को काटते हैं, उसे पाकिस्तान भेज देते हैं, अफगानिस्तान भेजने लगते हैं। आपने जो इस तरह के जो रॉलेट एक्ट की तरह कार्रवाई भारत में शुरू की है, उस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है कि आप किसी को इस तरह से राजद्रोह में नहीं। आप पर तमाचा नहीं पड़ा, आप पर नहीं पड़ा। सुनिए, अगर एक तमाचा जब विधि द्वारा सम्मत प्रक्रिया के अलग होकर आपको व्यवस्था लागू करने की बात करते हैं, राजद्रोह लगेगा। देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करेंगे, राजद्रोह लगेगा। मौलिक अधिकारों को कोई नागरिकों को कुचल रहा है, राजद्रोह लगेगा। लेकिन भाजपा की नीतियों की आलोचना करने पर, रोजगार की मांग करने पर, महंगाई को कम करने की मांग करने पर आप राजद्रोह लगा देंगे। आपको राजद्रोह की समझ है कि नहीं? ये चीज आप पर भी तो लागू होती है चंद्रेश जी। विजय जी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ये शब्द उनके लिए कह रहे हैं तो ये आपके ऊपर भी लागू होता है। कितने सालों तक सोते रहे क्या आप लोग? नहीं, देखिए कांग्रेस जो है हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ही शासन किया है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से सत्ता के उन्माद में आकर नीति और अनीति का इनको बोध ही नहीं है। इनके खिलाफ जो बोले वो इसको राजद्रोही मान दिए हैं। ऐसे पूर्वाग्रस्त ग्रसित लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। राजनीति मत करिए, जो असल मुद्दा है उस पर आ जाइए। राजनीति में किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत जो अधिकार प्राप्त है,
डॉक्टर प्रदीप आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तो फिर राजनीति शुरू हो जाएगी, अहम मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे। पहली चीज आती है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि एसपी लेवल का कोई अधिकारी नियुक्त किया जाए, अगर इस तरह का मामला दर्ज किया जाता है उसकी वो जांच करे, उसके बाद मामला दर्ज हो जाए। तो ये चीजें जो उन्होंने एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा, सजेशन दिया है, इसको किस तरह से देखते हैं? मुझे बोलना क्या? जी जी, क्योंकि स्टेट सिक्योरिटी का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, अगर ये कानून हटता है तो किस तरह की मुश्किल खड़ी होंगी। दूसरी तरफ सुझाव एक यहाँ पर दिया है सरकार ने कि अगर एसपी लेवल का कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो ज्यादा उचित होगा, कानून ना खत्म हो। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने उस सुझाव को अभी नहीं माना है जी। जो सुझाव दिया था तुरंत के लिए दिया था। अब आप बताइए, अगर कोई इस तरह के बातें बोले, नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, देश के टुकड़े होंगे, तो एकता नहीं चाहते। उसको कांग्रेस चाहती है कि ये और बढ़े। चंद्र जी बोलने दीजिए, कम से कम बात समझने दीजिए। चंद्र जी टेक्निकल पॉइंट पर मत बोलिए। चंद्र जी, चंद्र जी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तकनीकी मुद्दों पर बात हो रही है उनको अपनी बात रखने दीजिए। विजय जी रिक्वेस्ट है आपसे। विजय जी चंद्र जी देखिए, ये देखिए राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है। चंद्र जी फेडर डाउन कराना पड़ेगा आपका। चंद्र जी ये बेहतर विकल्प नहीं है। ये कोई मंच ऐसा नहीं जहां आप जनता को संबोधित कर रहे हैं। कम से कम इतना ध्यान रखिए कि वक्त हमारे पास, उसकी समय सीमा एक होती है। अगर एक अधिवक्ता अपनी बात रख रहे हैं, टेक्निकल पॉइंट पे रख रहे हैं, तो कम से कम आप भी उनको सुनिए। ज्ञानवर्धन तो आपका भी होगा। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से गुजारिश है कि कम से कम इस तरह से हस्तक्षेप ना करें। आपको जब हम मौका दें तब आप अपनी बात को रखिए। ऐसा तो है नहीं हम आपको मौका नहीं दे रहे हैं। जी प्रदीप जी बात रखिए अपनी। प्रदीप जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मैं आपकी आवाज जी, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बात रखें जी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि पहली बात तो ये अभी ऑर्डर है नहीं जी। आपकी आवाज कट रही। दूसरी बात ये कि पहले आपकी आवाज कट रही। तब तक हम चंद्रेश जी के अलावा प्रोफेसर भुवन जोशी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम समझ लेते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत देर से खामोश हैं। तब तक हम, अगर कोई तकनीकी खराबी आ रही तो हम आपकी आवाज़ सही कराने की कोशिश करते हैं। भुवन जोशी जी, राजनीतिक जो जितनी भी सत्ताधारी सरकारें हैं वो जब भी आती तो इस तरह का काम ज़रूर करती हैं जिससे जनता उनके पीछे रह जाती है। बात ज़रूर करते हैं जनता के नुमाइंदे होने की, लेकिन जब भी इस तरह के कानूनों पर बात होती है तो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोविड में भी ऐसा ही एक वाकया सामने आया था जब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा कि ट्रांसपोर्टेशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, खाने पीने को लेकर भी कई बार दखल देना पड़ा। तो ऐसी ज़रूरत जब पड़ जाती है तो बहुत हैरान कर देने वाली स्थिति हो जाती है कि दरअसल जो अपने आप को समाज सेवा के लिए कहते हैं कि हम राजनीति में आए हैं, उनकी मंशा पर सवाल खड़े होने लगते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाते हैं। देखिए, कानून का विद्यार्थी होने के कारण मैं पाता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो एक निर्णय है बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और देश और प्रदेश इसका बहुत लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे। आज बेशक हमारे जो साथी यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, तो इस पे चर्चा जारी है, अपनी जिम्मेदारी से लगातार बचना चाहे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इसका दुरुपयोग नहीं किया, तो ये बिल्कुल इतिहास में अक्षरों से लिखा है कि जब जब इनकी सरकारें जहां भी आई, प्रदेश में आई, देश में आई है, इन्होंने इस कानून का दुरुपयोग करा। एक लंबे समय तक बुद्धिजीवी लोगों में, अन्य लोगों में एक आवाज उठ रही थी कि इस कानून पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कह रही है कि हमने दुरुपयोग नहीं किया, बीजेपी के शासन में ज्यादा हुआ। देखिए, तो इतिहास में दर्ज है, मेरे और आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही, इन्होंने अपने अपने राज्यों में और पूरा इसका जब मौका अवसर मिला इन्होंने अपने जो विरोधी, तो आप किस तरह से मानते हैं, किन मायनों में दुरुपयोग हो रहा है, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी दिक्कत थी इस कानून की, जो हमारा संविधान हमें देता है, हमारा कानून हमें देता है, विचारों की अभिव्यक्ति। अगर मैं
भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हूँ, तो मेरे पे अगर ये राजद्रोह का मुकदमा लग जाए तो ये प्रजातंत्र के लिए भी नुकसानदायक है और संविधान के लिए भी नुकसानदायक है। और आज मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो इनके केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री जी ने जो आज अपनी लक्ष्मण रेखा का जो एक पाठ पढ़ाने की कोशिश करी है, ये एक नया, मैं कह रहा हूँ एक नया इन्होंने बहस छेड़ दी है कि क्या कानून से ऊपर एक कानून मंत्री हो सकते हैं, या कानून मंत्री के अलग कानून और देश के लोगों के लिए अलग कानून होगा। उनको अपने शब्दों की मर्यादा पे ध्यान रखना चाहिए और हम उनकी कड़े शब्दों में उनके बयान की निंदा करते हैं। नहीं विजय जी, एक बात और बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कितना समय चाहिए, 9 महीने का वक्त लग गया चिंतन करने में, तो इससे सरकार की भी मंशा पर सवाल लगते हैं कि वो चाहती क्या। हम खाली आपसे कहेंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ और कोई और बोले, फिर अगर आप मुझे बंद करेंगे तो मैं पहले आपके हाथ जोड़ देता हूँ। सर ऐसा तो हमने अभी तक नहीं किया, अगर किया तो आप बता दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बोलता कोई और बीच में है, उसके बाद फिर आप बता दीजिए अगर ऐसा कोई क्षण आया हो बीच में आपसे कोई बोला हो। मैं तो नहीं बोला सर जी, हमने तो नहीं बोला, आपको पूरा मौका दिया हमने, आप बोलिए। अभी एक बताइए, आप मुझे अभी ये कह रहे थे, क्या अगर ये कोई बोलेगा भारत तेरे देश के टुकड़े होंगे, उसको बंद नहीं कर, देशद्रोह नहीं है क्या? अब मुझे बताइएगा, है कि देशद्रोह की? लेकिन ये तय कर पाया आपने किसने बोला? दूसरी उसको साबित कर पाया आप किसने बोला? अब साबित तो है ही है, साबित तो है ही, वो तो कोर्ट में साबित होना ही है, उसमें क्या सवाल। कोर्ट अगर छोड़ देगी, उसमें साबित नहीं होगा तो बिल्कुल अलग बात है। कोर्ट में तो सारी चीजें साबित होती है ना। आपने खुद टीवी पे दिखाया है, माफ कीजिएगा, एपीएन टीवी ने भारत के टुकड़े होंगे, वो जब चिल्ला रहे थे, इसमें भी देखा है मैंने स्वयं, क्योंकि मैं एपीएन रोज देखता हूँ टीवी, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो धार्मिक उन्माद फैलाना, जबरदस्ती किसी ऐसे मसले को तूल देना जिससे धार्मिक उन्माद फैल सकता है, उसको किस तरह से देखेंगे आप? और उसके लिए फिर उकसाना, बिल्कुल किसी भी धर्म का हो, अगर ये देशद्रोह में आता है आपके लिए? देश की सिक्योरिटी में जब सवाल उठता है, तो धार्मिक हो अधार्मिक हो, देश के टुकड़ों की बात करे, देश को बांटने की बात करे। अब ये बताइएगा, जब राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को चोर कह दिया कई बार, तो क्या उनके ऊपर लगा? नहीं लगा ना। इसका मतलब व्यक्तिगत हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का। सर व्यक्तिगत टिप्पणी तो दोनों तरफ से होती है ना। रुक जा, नंबर आएगा आपका, रुक जाइए प्लीज। उसके बाद था उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के ऊपर 20 बार कहा गया, क्या किसी के ऊपर लगा? लेकिन जब देश के ऊपर आप बोलोगे तो लगेगा, वो कानून रहेगा। आप देखना, सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगाएगा। कानून नहीं बंद हो रहा, री एग्जामिनेशन के लिए होने दीजिए, री एग्जामिनेशन, हम तो तैयार हैं। नहीं, ये तो कोई भी नहीं कह रहा कानून बंद होगा। हम तो सिर्फ यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे कि आपके मत क्या और कानूनी रूप से क्या सही है, क्या गलत है और देश के हित में क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। प्रदीप जी की चूंकि आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई, ब्रेक एक छोटा सा यहाँ लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो उनकी उस बात से आगे बढ़ाएंगे जो अधूरी रह गई। लेकिन फिलहाल एक बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, देशद्रोह के कानून को लेकर, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों आमने सामने हैं और जिस तरह के बयान सामने आए हैं उसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े होने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क बनता है, इस तरह की स्थिति बनती है, इसके आगे के जो दूरगामी परिणाम है वो क्या होंगे? रविंद्र जी, ब्रेक से पहले मैं जो बताना चाह रहा था जी, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है 24 आईपीसी ने बिल्कुल साफ बोला एक चीज कि 144 आईपीसी जो सेडिशन को एक अपराध मानता है जी, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूटिंग वैलिडिटी क्या है, ये सिर्फ उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़ा फंडामेंटल फ्रीडम बोला गया है जी, लेकिन एट द एंड 124A इन आईपीसी इज एन ऑफेंस, क्योंकि ये अभी इंटरिम ऑर्डर है और आया नहीं है फाइनलिटी, अभी दोनों साइड आने हैं। ये कहा है कि हम इस पे विचार करें, फाइनली विल फॉर द कोर्ट। अब क्वेश्चन जो सबसे बड़ा होता है जी, वो रेज ये होता है कि ऐसे अपराध बेसिकली इसमें क्या है कि कोई ऐसी स्पीच हो, कोई इस तरह का मेटीरियल पब्लिकेशन हो, वो हेट्रेड जो करता है एक मशीनरी के
और उसके वजह से देश में अस्थिरता आए तो ये 124 पर हो जाता है। क्वेश्चन अब ये आएगा कि अगर हम इस सेक्शन को बिल्कुल रिपील करते हटा दें तो ऐसे अपराधी जो शायद की कैटेगरी में फॉल होते हैं उनका क्या होगा? उसके केस में मैं तो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट मैटर है, मेरा बोल ज्यादा उसकी है, लेकिन इसके बाद दो अलग अलग और एक है मखूब और दूसरा है टाटा, जो गधी रिलेटेड है, या और दूसरी हमारे पास प्रोविजंस ऑफ लॉ भी हैं। फॉर द टाइम बिंग इसको रोक भी दिया है। के ऊपर आज राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जर्नलिस्ट है न्यूज बेल भी ग्रांट कर दी। मेरा सिर्फ मानना जैसा कि सरकार की ऊपर गया कि एसपी उस लेवल के कोई भी ऑफिसर ये इसको मॉनिटर करेंगे, अगर आएंगे इसके अंदर वाकई ही बनती है केस बन जाएगा जी। ये बात केदारनाथ साहनी जो 1962 में आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। केदारनाथ साहनी ये बोला गया है कि किसी भी सिचुएशन केस टू केस वेरी करें। लेकिन प्रदीप जी, एक सवाल यहाँ ये भी होता है कि जो जुडिशियल इंटरवेंशन है उसमें जो न्यायालय का दखल है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसके साथ साथ रविंद्र जी आप आर्टिकल 137 भी पढ़ सकते हैं जी। 137 बिल्कुल है जो सुप्रीम कोर्ट को ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा फाइनल ऑर्डर नहीं है, है 137 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब कुछ लॉज को रूल को जो अंडर सेक्शन 1 बने हैं उनको पावर है तो उन जजमेंट और रिव्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स में है अंडर 137, लेकिन जैसा कि मैंने अभी फाइनलिटी अटेन नहीं ऑर्डर है, अभी ये बाइंडिंग है, फाइनल नहीं की है। और जैसा कि आर्टिकल 1 है, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स और जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है जी। हो सकता है एट द लेटर टाइम सुप्रीम कोर्ट ये जान ले कि और यूनियन ऑफ इंडिया कन्विंस कर कोर्ट को कि जो ये रिपील है इस कारण से पॉसिबल है, इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है, अमेंडमेंट आ सकती है। तो ये तभी सब कुछ है जब ये ऑर्डर फाइनली अटेन कर लेगा। आज की डेट में ऑर्डर क्योंकि फाइनल नहीं है, इस स्थिति पे कुछ भी करना हम किसी के लिए भी इंटरवेंशन इन द जाएगा जी। आपकी आवाज़ चूंकि बहुत कट के आ रही है, हम कोशिश कर रहे थे जितना आपको हम सुन सकें और आपके जो टेक्निकल पॉइंट्स उसको समझ सकें, हमने कोशिश की सुनने की। लेकिन हम बीजेपी के पास फिर से आना चाहेंगे, विजय जी आपके पास, चूँकि आप कह रहे थे कि दुरुपयोग करने की बात, तो अगर दुरुपयोग किया तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। अजय मिश्रा और टेनी के बेटे की बात करें, चाहे हम आजम खां को लेकर लेटेस्ट मामला है, आजम खां को लेकर बात करें कि उनकी जमानत को 137 दिन और आगे बढ़ा दिया गया और उनको बेल नहीं मिल रही थी। तो ये तो मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि सरकारें इस तरह से दुरुपयोग करती हैं, इसलिए ये आज इतना पेचीदगी फंसी है और जिस पर आज चर्चा हो रही है। तो दामन तो किसी का भी साफ नहीं है। दुरुपयोग तो आपके सामने ही है। नवनीत राणा के साथ जो किया गया है, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर देशद्रोह लगा दिया महाराष्ट्र सरकार ने। दुरुपयोग तो है, स्टेट सरकार दुरुपयोग करती है। हमने तो कोर्ट में माना कि दुरुपयोग होता रहा है। सरकारें जब ठीक ढंग से काम नहीं करती हैं तब मंशा पर उनके सवाल खड़े हो जाते हैं ना, तब जाके कहीं ना कहीं न्यायपालिका को कार्यपालिका के मामलों में दखल देना पड़ता है। हमने तो खुद ही बोला ये बात, तो इतना सुप्रीम कोर्ट के सामने लापरवाह क्यों हो जाती है सत्ता में आने के बाद सरकार? हमको रीएग्जामिन करना है। हमने खुद बोला इसमें जरूरत है रीएग्जामिन करने की, और रीएग्जामिन करके हम नए प्रारूप के साथ आपके पास आएंगे। तो हमने खुद ही बोला है और ड्राफ्ट भी तैयार करके
बताने को तैयार थे, लेकिन खैर उन्होंने 3 हफ्ते का हमको समय दिया है और तब तक के लिए लॉ को सस्पेंड किया है। ठीक है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ठीक समझा उस बात को, हम तो उसके निर्णय में कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो बात कहना चाह रहे थे वो इतनी कहना चाह रहे थे कि अगर इस बीच में जेन्युइनली जो देशद्रोह करेगा उसको कैसे समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो वो भी सुन सकता था, ये भी सुन सकता है। अगर इस बीच में कोई दुरुपयोग होता है, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहते हैं, तो क्या हम लगने दें उसको? क्या यही तो उचित बात है। ठीक कहा जी, स्तर तक गिर जाती है चंद्रेश जी, पार्टी में। बिल्कुल सही कहा आपने। विजय जी, इस बात से हम सहमत हैं, क्योंकि ये कैसे तय होगा इसको भी हम प्रदीप जी से जानेंगे, लेकिन चंद्रेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। जी चंद्रेश जी बताइए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की संरक्षिता होती है। भाजपा के प्रवक्ता को ये वाली बात नहीं, वो एक वाजिब सवाल है, क्योंकि सुरक्षा की बात है, उसको लेकर उन्होंने सही सवाल उठाया। राजद्रोह के आड़ में मौलिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है, लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का काम कर रही है, लोगों के सूचना के अधिकार का हनन करने का कार्य कर रही है, तो राजद्रोह के मुकदमे का समीक्षा होना लाजमी है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि पिछले 70 सालों में पहली बार मोदी सरकार में सुप्रीम कोर्ट को मुखर होकर सेक्शन 124A पर क्लियरली स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों महसूस हुई, ये बहुत गंभीर विषय है कि आखिर इनकी सरकारों ने लगातार मौलिक अधिकारों को राजद्रोह के आड़ में कुचलने का काम किया है। तो समीक्षा होना लाजमी है। भाजपा को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, अपनी कमियों को सुधारना चाहिए और सेक्शन 124 के दुरुपयोग से बचना चाहिए। अभी एक नारे की बात है, मैं एक और बात जोड़ देना चाहता हूं। जल्दी से बोल दीजिए। भुवन जोशी जी के बात है। आदित्यनाथ सांसद थे, उन्होंने कहा 1 मारोगे 20 मारोगे। वीडियो अवेलेबल है, कोई देख सकता है। उनके पूर्व के बयानों को आप देख लीजिए। और वो बयान राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन पूर्व की सरकारों ने इस कानून का दुरुपयोग करके योगी आदित्यनाथ को जेल भेज दिया था। तो आज उसका जी भुवन जोशी जी, हमने पहले ही चलिए ठीक है, आपकी बात होगी, समझ गया। भुवन जोशी कर दे रहे हैं, आप विचार करिए, चलिए समझ लिया। चंद्रेश जी आपकी बात को समझ लिया। भुवन जी बताइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आत्मचिंतन और मंथन के दौर से गुजरना चाहिए। राजनीतिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, आत्मचिंतन और मंथन होना चाहिए। और आत्मचिंतन और मंथन अगर हम करेंगे तो हम पा रहे हैं इस कानून का दुरुपयोग हुआ, चाहे वो सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, और निश्चित तौर पे कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए। क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आज जो कई लोग हमारे जो कि जिन्होंने अच्छी राय दी है देश के लिए, प्रदेश के लिए, लेकिन उसको एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको फंसाने का काम किया है, वो लोग जेलों में है, उनके कैरियर तक दांव पे लग गए। ये निश्चित तौर पर आज बहुत सुखदायी डिसीजन जो सर्वोच्च न्यायालय का है, हम उसको अप्रूव कर लेते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को निश्चित तौर पे जो उनका एक जो रवैया है, निश्चित तौर पर हम उसको देखते हैं, जो हिटलर शाही, तानाशाही देखते हैं, उसी रूप में आज हम इनके कानून मंत्री के जो उन्होंने उसको लक्ष्मण रेखा का जो विषय दिया है, ये विषय को हम इसी रूप में देखते हैं। जी प्रदीप जी, चूंकि हमने सुरक्षा पे भी बात कर ली है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सच में ये चोट पहुंचाता है क्या? प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? शायद प्रदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, यानी कि जो आवाज है जनता की, उसको जबरन दबाने की जब बात आती है, सरकारें जब असल में कानून जो होता है उसका दुरुपयोग कर जनता पर उसे थोपने की कोशिश करती हैं या गलत तरीके से लागू करती हैं, तब ऐसी स्थिति अक्सर बन जाती है कि समाज में समन्वय बरकरार रखने के लिए, न्याय की जो प्रक्रिया है इसको सही तरीके से लागू करने के लिए और चेताने के लिए, ताकि समाज में एक सही संदेश जाए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, ताकि जो एक गरिमा है संविधान की वो बनी रहे और लोगों तक कोई गलत संदेश ना पहुँचे। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त की इतनी ही छूट थी हमें, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर अभी चर्चा चल रही है और आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने वक्त लिया है इस पर रिव्यू करने के लिए। जब रिव्यू होगा
तो किन बिंदुओं को रखा जाएगा और किन बिंदुओं को हटाया जाएगा। संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि देश की सुरक्षा की भी बात आती है। अगर इस तरह के मामले में देश की सुरक्षा के लिए इस तरह के कानून नहीं हो तो लोगों की जो दखलंदाजी है या जो गलत हरकतें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और उससे नुकसान होना लाजमी है। लेकिन सरकारों को भी ये चिंतन करना होगा कि अगर गलत तरीके से कानून का वो प्रयोग करेंगी, किसी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर उसका जोर करेंगी, तो निश्चित तौर पर एक असमानता की भावना लोगों में आएगी और लोगों में ये दहशत भी बैठेगी कि अगर इस तरह से दुरुख होगा, तानाशाही होगी, तो फिर वो न्याय के लिए कहाँ जाएंगे। इसलिए ऐसे मामलों में कई बार इतिहास में ऐसी स्थिति आई कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। इस बार भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी जब कानून मंत्री ने कहा कि लक्ष्मण रेखा है, उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब ये देखना है कि वक्त के जो दायरा है, एक जो हमें वक्त मिला है, उसमें और क्या चीज़ें निकल कर सामने आनी है, कौन कौन से बिंदु है जिन पर चर्चा होगी, कानून रद्द होगा या कानून रहेगा, इस पर नज़र बनी रहेगी। आगे भी बड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।